आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं एंशिएंट में, मेडिवल में, मॉडर्न में, और इसमें आर्ट एंड कल्चर आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस आएगा। ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न जो है वो प्री में आ जाएगा। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर भी प्री में आता है। मेंस में आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, ये मेंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री कौन सी होती है, किसको बोलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल किसको बोलेंगे, मॉडर्न किसको बोलेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री किसको बोलेंगे। एंशिएंट जो है वो 3000 BC से लेके 6000 BC में 3000 BC से 600 AD तक जो भी टाइम पीरियड था। ठीक है। मोस्टली इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और गुप्ता पीरियड बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके गुप्ता पीरियड तक जो भी ये पीरियड था इसको एंशिएंट बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। मेडिवल जो 600 AD से लेके 1757 तक चला। हर्षवर्धन से लेके औरंगजेब का जो पीरियड था उसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट होती है 1757 से लेके 1947 तक, और जो कि जिसमें कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन आया, फिर वो इंडिपेंडेंस का खेल चलता रहा। ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो कि 1947 से हम जहाँ आज़ाद हुए थे उसके बाद का जो सारा भी कार्यकाल है, टाइम पीरियड है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, उसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में काउंट करते हैं। हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहते किसे, मतलब मॉडर्न में वर्ड का मीनिंग है रेशनैलिटी, रीज़न पे कंसंट्रेट करना। ठीक है। तो जिसमें हम कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले तर्क ढूंढते हैं, रीजनिंग ढूंढते हैं, रेशनैलिटी ढूंढते हैं कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है। देन मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। ठीक है। क्यों यूरोपियंस इंडिया में आए, कौन कौन से आए पहले, पुर्तगीज़ आए, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, फ्रेंच, ये सारे आए। ठीक है। रीज़न क्यों था इनका आने का, इंडिया में आने का, इंडिया की खोज करने का, बाय सी रूट। पहला तो उन्हें स्पाइसेस की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पे यूरोप में लॉन्ग विंटर सीज़न होता है, शॉर्ट समर होती है। ठीक है। और रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी क्योंकि इस टाइम पे 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे, और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1453 में, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की सर्च में आउटसाइड यूरोप, तो ये इंडिया की खोज पे निकले यूरोपियंस। ये कुछ रीजन से, फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से रीजन से। स्पाइसेस की उन्हें ज़रूरत थी, क्यों स्पाइसेस की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में लॉन्ग विंटर सीज़न होता है और शॉर्ट समर सीज़न होता है, लॉन्ग विंटर सीज़न होता है और शॉर्ट समर सीज़न होता है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कुछ 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, ये वहाँ पे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी। ठीक है। तो उनके लिए वहाँ पे उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, ये भी एक कारण था। दूसरा, यूरोप में उस टाइम पे 18th सेंचुरी में सुप्रीमेसी चल रही थी, किस किस के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में। वहाँ पे वो पूरे वर्ल्ड में वहाँ तब 3 बिग सिटीज़ थी, लंदन, कॉन्स्टेंटिनोपल,
जिसको भी इस्तांबुल कहते हैं, और फ्लोरेंस जिसको भी इटाली कहते हैं। कौन कौन सी बिग सिटीज़ थी? लंदन, कॉन्स्टेंटिनोपल और फ्लोरेंस जिसको कि इटली कहते हैं अभी। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो उसका 1453 में फॉल हो गया, ठीक है। और जो वेजेंटाइन एम्पायर था, जो कि पहले जो कि क्रिश्चियंस उनके ऑटोक्रेट्स बोल सकते हैं थे, वो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल पे राज करते थे, लेकिन फिर उनका 1453 में उनका जो एम्पायर था या राज था वो नहीं रहा, और वो राज जो था वो किसके अंडर आ गया? उनके कॉन्स्टेंटिनोपल किसके हाथ में आ गया? ऑटोमन एम्पायर के हाथ, जो कि अर्ब थे, जिसको मुस्लिम्स वो मुस्लिम्स थे, ठीक है। अब यही लिखा हुआ 1453 में 3 बिग सिटीज़ थी उस टाइम पे दुनिया में, मेन सेंटर ऑफ ट्रेड की 3 बिग सिटीज़ थी। कौन कौन सी थी? लंदन थी, फ्लोरेंस जो कि इटली में, और कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि इस्तांबुल में था। कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ 1453 में, ठीक है। बेजेंटाइन एम्पायर से कहाँ पे चला गया ये किंगडम या एम्पायर बोल सकते हैं, कहाँ चला गया? ऑटोमन एम्पायर के हाथ में, ठीक है, जो कि मुस्लिम से पहले जो बेजेंटाइन एम्पायर थे वो क्रिश्चियंस थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब जो सारा ट्रेड होता था, ठीक है, वो मेन जो सिटीज़ थी इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। यहाँ से यूरोप का जो भी व्यापार होता था, जो स्पाइसेस कंट्रीज़ थी जिनके साथ ट्रेड्स होता था, इंडिया वगैरह, वो यहाँ से होके निकलता था, ठीक है, यहाँ से होके। तो पहले तो कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियंस के हाथ में था, बेजेंटाइन एम्पायर के हाथ में, लेकिन जब अरब्स के हाथ में चला गया, ये ऑटोमन एम्पायर के हाथ में चला गया, इसका पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल उनके हाथ में चला गया, तो वो जो भी क्रिश्चियन यहाँ से निकल, यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ से व्यापार करती थी एशिया से, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था, और उनको हाई टैक्स पे देना पड़ता था अरब्स कंट्री को, ऑटोमन एम्पायर को, तो जिसकी वजह से वो एक खोज करना स्टार्ट करने लगे कि हाँ, इन एशियन कंट्री में व्यापार करने के लिए कोई और रूट है क्या, ठीक है। यूरोप से बाहर निकलना की सोच उनकी जागरूक हुई, बनी। तो पुर्तगाल का जो प्रिंस था, प्रिंस हेनरी, उसको नेविगेटर भी बोलते हैं, ठीक है, उसको नेविगेटर भी बोलते हैं। तो जो प्रिंस हेनरी थे पुर्तगाल के, तो वो अपने अपने कुछ लोगों को, साम्राज्यों को, या बोल सकते हैं कि अपने पीएम्स को या कुछ भी गवर्नर्स वगैरह को खोज में भेजता रहता था रूट्स के लिए। तो इसी नेविगेशन की खोज में 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसने डिस्कवर कर डाला अमेरिका, ठीक है। खोजने निकला था इंडिया या एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़, तो डिस्कवर क्या कर दिया? अमेरिका, ठीक है। देन फिर 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्सिलास होती है, किस किस के बीच में? स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ टॉर्सिला। ये ट्रीटी ऑफ टॉर्सिला थी क्या? ट्रीटी ऑफ टॉर्सिला में होता क्या है, एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जाती है अटलांटिक ओशन में, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जिसके तहत उस लाइन के वेस्ट वाली सारी जो एरिया होगा नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया जाता है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। तो जो वेस्ट का एरिया था वो स्पेन के हो जाता है, उसको स्पेन बोलता है कि हाँ, इसमें मैं कुछ नेविगेट करूँगा
ये एरिया उसके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ईस्ट वाला एरिया पुर्तगाल के साइड पे आ जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ। ट्रीटी ऑफ टॉर्सिलम में इमेजिनरी लाइन खींच दी जाती है अटलांटिक ओशन में। कब, कहाँ पे इमेजिनरी लाइन खींची जाती है? 1300 वेस्ट ऑफ केप ऑफ कैमरियो के बीच में। ओके, तो लाइन जो खींच जाती है, वेस्ट वाला एरिया जो था वो स्पेन के अंडर चला जाता है और ईस्ट वाला एरिया जो था वो पुर्तगाल के अंडर चला जाता है। ठीक है, अब क्या रहा था यहाँ पे 1945 तक, 1945 तक जो भी एक्सपेंशन था उसका फोकस क्या था? लैंड पे। लैंड सिंबल था तब पावर और प्रोस्पेरिटी का। लेकिन 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसके बाद कंट्रीज़ का फोकस कहाँ पे? वेल्थ की तरफ होना स्टार्ट हो गया। वेल्थ एक सिंबल बन गया पावर, प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमी का। लोगों को सोच आई, हाँ लैंड से कुछ नहीं होगा भाई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बड़े सारे जिनके पास वो कंट्री उभर के बाहर आई। लोगों को पता चला कि हाँ जिसके पास वेल्थ है वो ही उसी का प्रभुत्व है या पावर है। ओके, लैंड जो थी अब पावर नहीं रही, पावर और प्रोस्पेरिटी का सिंबल नहीं रही। लोगों का मैक्सिमम फोकस था वेल्थ पे होने लगा। अब सी रूट इंडिया में कैसे डिस्कवर किया? 1487 में ट्रीटी ऑफ टॉर्सिला से पहले। अब बताइए ट्रीटी ऑफ टॉर्सिला कब हुई थी? 1494 में। ट्रीटी ऑफ टॉर्सिला कब हुई थी? 1494 में। जो पुर्तगाल एक नेविगेटर था जिसका नाम था बार्थोलोमेव दास, उसने डिस्कवर किया केप ऑफ गुड ऑफ होप जो कि अफ्रीका में है, सी रूट के थ्रू। ये है केप ऑफ, यहाँ पे पुर्तगाल देखिए, ये यूरोप है, ये पुर्तगाल है। यहाँ से केप ऑफ गुड होप यहाँ पे सी रूट के थ्रू उसने यहाँ तक डिस्कवर किया, अफ्रीका के एंड में केप ऑफ गुड होप। ओके, सी रूट के थ्रू किसने डिस्कवर किया? बार्थोलोमेव दास। और 1498 में वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया बाय सी रूट और वो कैलिकत पहुंचा 11 मई 1498 में। ओके, इतना तो पहले उन्हें पुर्तगाल वालों ने इतना तो डिस्कवर कर ही लिया था। फिर वास्को डी गामा आए, यहाँ तक आए। फिर यहाँ से उन्हें गुजरात का कोई मर्चेंट मिला जो कि उनको शिप में बिठा के इंडिया तक ले गया, कैलिकट में। कैलिकट केरला में पड़ता है। वहाँ पे इन्हें एक किंग ने रिसीव किया जिसका नाम था जमोरियन। ओके, यस, ये लिखा हुआ है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया कैसे कैसे हुए। पहले पुर्तगीज़ आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डच आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रेंच आए। पुर्तगीज़ आए पहले, फिर डच आए, फिर पहले डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डैनिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। अब जब सारे आ रहे हैं किसी चीज़ को लेने तो एक रेस ही लग जाती है, कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अभी यही है रेस अमॉन्ग यूरोपियन। इनमें क्या रेस थी? सबसे पहले तो पुर्तगीज़ आए। ठीक है, पुर्तगीज वास्को डी गामा आया था। ठीक है, उसने स्टार्ट किया सी रूट, इंडिया को फाउंड किया बाय सी रूट। ओके, इवन यूरोपियन जो थे वो मुग़ल से भी पहले इंडिया में आए थे। मुग़ल जैसे बाबर से स्टार्ट होता मुग़ल का टाइम पीरियड। बाबर 1526 में इंडिया में आया था। लेकिन जो पुर्तगीज़ थे, हमने अभी पढ़ा है वास्को डी गामा जो था 1498 में यूरोप में आया था। पुर्तगीज़ जो थे सबसे पहले आए थे लेकिन सबसे लास्ट गए थे इंडिया को छोड़ के। 1961 में गए थे आज़ादी के। इवन 1961 के 1947 से
बाद गए थे 1961 में गए थे इंडिया को छोड़ के। 1498 में वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया सी रूट इंडिया का। सी रूट के थ्रू इंडिया आया था। किसकी हेल्प से? एक गुजराती मर्चेंट था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और कहाँ पे पहुंचा? कैलिकट में, जो कि केरला में है। वास्को डी गामा को रिसीव किया जैमोरियन किंग ने। पुर्तगीज जो थे वो डायरेक्ट चैलेंज थे अरब को, ठीक है, क्योंकि आपने पहले जैसे देखा था कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो अब ऑटोमन एम्पायर वेंजेंटाइन या वेंजेंटाइन एम्पायर से जो था वो ऑटोमन एम्पायर के हाथ में चला गया था, ठीक है, जो कि अरब से, ठीक है। तो जो पुर्तगीज़ थे जब उन्होंने सी रूट के थ्रू इंडिया को फाइंड किया, साउथ एशियन कंट्रीज़ को फाइंड किया, ठीक है, एज ए ट्रेड के लिए, तो वो डायरेक्ट चैलेंज दे रहे थे अरब्स को इसके लिए, ठीक है, क्योंकि अरब्स जो थे पहले उन पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने अल्टरनेटिव रूट सी के थ्रू खोजा था इंडिया का, ठीक है। देन पुर्तगीज़ जो थे, इससे जब उन्होंने सी रूट को फाइंड किया, इससे दुनिया को पता चला मैरीटाइम पावर का, ठीक है, कि समुद्र के थ्रू भी व्यापार किया जा सकता है। 1501 में फिर से वास्को डी गामा सेकंड विज़िट करता है इंडिया में। पहले विज़िट किया था मतलब जब इंडिया की खोज की थी सी रूट के थ्रू 1498 में, देन सेकंड टाइम फिर से विज़िट करता है 1501 में, ओके। जो 3 इनकी ट्रेडिंग फैक्ट्री से कहाँ पे लगाई? 3 सी से याद रखना है, 3 सीज, ठीक है। कहाँ पे थे ये तीनों के तीनों? केरला में इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। कैलिकट, जिसमें कि सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, कैनोर और कोचिन, ठीक है। कैलिकट जो था वो फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री वहाँ पे बनी थी। अब जब इन्होंने खोजा, ट्रेड करना स्टार्ट किया, फैक्ट्री क्या होती है, वहाँ पे कहीं पे अपना सामान भी रखना है तो फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री क्या होते हैं? फैक्ट्री के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लैंड, ठीक है, और लेबर, एंटरप्रेन्योर, हाँ, और यही होते हैं कुछ, ठीक है। तो उसी को मतलब फैक्टर्स होते हैं कुछ, उससे वर्ड से बना हुआ फैक्ट्री, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अपना वहाँ पे रखने के लिए कमरे शमरे बनाए जिसको कि फैक्ट्री बोल दिया गया, ठीक है। तो 1505 में तब इन सबको अरेंज करने के लिए कोई ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए था, ठीक है। तो फिर पुर्तगीज़ वालों ने इंडिया में भेजे अपने गवर्नर, एज ए गवर्नर कुछ लोगों को भेजा, अपने गवर्नर को भेजा, ठीक है, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया एज ए गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़। उसकी जो पॉलिसी थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, जिसको कि कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का ये कहना था कि जिसने समुंदर पे राज कर डाला उसने पूरी दुनिया पे राज कर डाला, जिसका समुंदर पे राज है उसका पूरी दुनिया पे राज है, ठीक है। तो ये उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ठीक है। किसी जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि ट्रिक देखते हैं, देखो इतना थोड़ा सा कर देती हूँ, ठीक है। वाटर से बनता, किससे आए थे? पुर्तगीज़ शिप से आए थे। शिप पे पंखे लगे होते हैं, ठीक है। कई बार पुराने देखे होते हैं ना कि अभी भी शायद कुछ शिप्स पे ऐसा होता है कि पंखे लगे होते हैं, ठीक है। तो फ़ैन से बना दो वो चप्पू जो चला के आते हैं नहीं, तो वो देख सकते हैं कि पानी में चप्पू चलाते हुए फ़ैन आ गया, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जो उन्होंने पुर्तगीज़ वालों ने भेजा 1505 में भेजा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, जिसको कि कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आया था वो 1509 में आया, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है।
ये रियल फाउंडर माना जाता है इसको पुर्तगीज़ का इंडिया में, पुर्तगीज़ पावर का इंडिया में, ठीक है। इसने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म लाया, एक्सपेंशन का जिसको बोल सकते हैं। कैसे एक्सपेंशन का? क्योंकि इसने गोवा को कैप्चर किया बीजापुर रूलर से, ठीक है। फिर इसने बैंड किया सती को जिस एरिया में इसका डोमिनेंस था, जिस भी जो एरिया इसके अंडर थे वहाँ पे उन्होंने सती को बैन कर डाला, ठीक है। इसने इंडियन ओशन पे पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा के रखा था, ठीक है। और उसके बाद आया नैनो दी कुन्हा, ठीक है। इसने क्या किया, इसका 1529 से जो इम्पोर्टेंट है गवर्नर उसी का दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। 1529 से लेके 38 तक। 1530 में गोवा को इसने पहले कैपिटल कहाँ पे थी पुर्तगीज़ की? कोचीन में थी, जो कि इन्होंने शिफ्ट करके गोवा कर दी, ठीक है। इसी के टाइम पे स्ट्रगल हुआ था बाबर का। बाबर आया था, हमने देखा था कि बाबर सॉरी हुमायूं और बहादुर शाह, जो कि गुजरात का बहादुर शाह था, ठीक है, उसके बीच में। तो बहादुर शाह ने क्या किया, नैनो दी कुन्हा को बोला, ठीक है, इसकी हेल्प मांगी कि हाँ तुम मेरी हेल्प कर दो हुमायूं से स्ट्रगल के लिए, ठीक है। तो हम तुम्हें, तो उन्होंने बोला कि हम हेल्प तो करेंगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि हम कुछ एरिया आपको दे देंगे, आइलैंड ऑफ वैसिनो दीव की बात हुई कि हम तुम्हें दे देंगे। तो उसने दे दिया बहादुर शाह गुजरात ने, ठीक है। 1534 में आइलैंड ऑफ वैसिनो दीव इसको नैनो दी कुन्हा को दे दिया, मतलब पुर्तगीज़ को दे दिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई, तो बस ऐसे ही हुआ। तो बहादुर शाह ने जब ऐसा बोला कि हाँ कुछ हेल्प तो हुई नहीं है, तुम वापस कर दो, तो फिर उन्होंने ऐसे ही उसको मार डाला था, इसको छोड़ो चलो। अब आ गया मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा, ठीक है। ये वहाँ का पीएम वगैरह था पुर्तगीज़ का। तो ये ऐसे इंडिया की विज़िट में आया, ठीक है। 1542 से लेके 45 तक ये यहीं पे रहा। इसके साथ कौन आया, फ्रांसिस्को ज़ेवर, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, कैथोलिक चर्च, ठीक है। ये देख सकते हैं। फिर से हम पुर्तगीज़ को रिपीट करते हैं। पुर्तगीज़ का क्या था 1498 में वास्को डी गामा ने विज़िट किया इंडिया में। 1498 में वास्को डी गामा ने सी रूट के थ्रू इंडिया की खोज की, ठीक है। फिर 1501 में उसने सेकंड विज़िट की, ठीक है। वो किसके थ्रू आया था 1498 में? वो गुजरात का एक मर्चेंट था जिसका नाम था माजिद या अब्दुल माजिद, ठीक है। तो ये लैंड हुए कहाँ पे आए, फर्स्ट कैलिकट में, केरला में। इसको वेलकम किया गया, जमूरियन किंग ने इसे रिसीव किया या वेलकम किया। तो यही था, इनकी ट्रेनिंग फैक्ट्री जो थी वो 3 जगह पे बनी, वो भी तीनों जगह केरला में ही थी, कोचीन, कैनोर और कैलिकट। फिर इन्होंने पुर्तगीज़ ने अपने गवर्नर भेजे, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ठीक है, जिसकी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कि कार्टे सिस्टम भी बोलते हैं। देन इसके बाद इन्होंने भेजा इसको अल्बुकर्क को, ठीक है। अल्बुकर्क ने एक तो बैन किया इसके टाइम पे, अपने टाइम पे इसने एक्सपेंशन किया। रियल फाउंडर था पुर्तगीज़ का, क्योंकि इसने एक्सपेंशन किया, बड़ी सा टेरिटरीज़ को अपने अंडर ले लिया इसने। मैक्सिमम जो मेन बोल सकते हैं, इन्होंने कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम बीजापुर किंगडम, ठीक है। 1510 में कैप्चर किया था, ठीक है। बैंड किया सती को, इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा के रखा था। फिर नैनो दी कुन्हा के टाइम पे इसने, नैनो दी कुन्हा ने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल कोचीन से गोवा को, ठीक है। ये मेन था इसका। और इसी के टाइम पे आइलैंड ऑफ बेसन और दीव जो था वो इसके हाथ में आ गया, इसको मिल गया। किसने दिया था? बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने, ठीक है। फिर मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा जो था वो इंडिया की विजिट पे आया, जो कि एक पुर्तगीज़ का पीएम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस्को ज़ेवर जो था
वो भी इसके साथ आया और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। मेन फोकस जो पुर्तगीज़ का था वो मतलब कि स्टार्टिंग में तो वो एक्सपेंशन कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सपेंशन करना बंद कर दिया। बाद में उन्होंने उनका मेन फोकस जो था वो क्रिश्चियनिटी पे हो गया, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में, रिलीजन को स्प्रेड करने में हो गया था। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम देखते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ इनका। डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज़ कैसे हुआ इनका डिक्लाइन, क्योंकि अल्बुकर्क के बाद जो भी इनके सक्सेसर आए, ठीक है, गवर्नर जो भी इसके बाद आए, वो बड़े वीक थे। ठीक है, पुर्तगीज़ जो थे वो रिलीजियस इंटॉलरेंट थे। ठीक है, सक्सेसर बड़े वीक थे, रिलीजियस इंटॉलरेंट थे। ठीक है, पुर्तगीज़ जो थे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, इन्होंने मतलब बड़े गलत तरीके से वेल्थ इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था, हीनियस क्राइम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, इन्हीं के टाइम पे मुगल्स का राइज हुआ, मराठा का राइज हुआ, तो मतलब और भी पावरफुल किंगडम जो थे वो मर्ज हो रहे थे। ठीक है, तो उनके टाइम पे क्योंकि कमर्शियल मोनोपोली नहीं अपनी जमा पाए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, पुर्तगीज़ ने ब्राज़ील को डिस्कवर कर लिया था। उसी टाइम पे फिर वो उनका फोकस ब्राज़ील की तरफ होना स्टार्ट हो गया था। और फिर 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल को कैप्चर कर दिया था। तो फिर वो स्पेन जैसा चाहता था वैसा ही उनको टिल्ट करता गया, क्योंकि वो आई उसके अंदर गए थे। देन उसके बाद डच जो कि नीदरलैंड वाले थे। डच का भी इतना खास इंटरेस्ट नहीं था इंडिया की तरफ। ठीक है, डच की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1602 में बनी, फाउंड हुई। जो फर्स्ट इनकी जो फैक्ट्री थी या फैक्ट्री थी जो थी वो मछलीपट्टनम में थी, आंध्र में। ठीक है, और इनका जो कमर्शियल टर्मिनल जो थे वो बड़ी जगह पे थे, जैसे गुजरात में था, केरला में था, बंगाल में, बिहार और यूपी में भी था। गुजरात में सूरजपुर, कैम्बे और अहमदाबाद में, केरला में कोचिन, बंगाल में चिंसुरा, बिहार में पटना, यूपी में आगरा। मेजर बेस जो थे वो पुलिकट था जो कि तमिलनाडु में, और लेटर शिफ्ट हो गया था नागपट्टनम में। ठीक है, एंग्लो डच राइवलरी भी हुई। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि इनके साथ साथ ही 1600 में जो थे वो अंग्रेज भी आ चुके थे इंडिया में। एंग्लो डच राइवलरी जो थी, अंग्रेजों और डच के बीच में लड़ाई भी हुई, बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हुगली 1759 में। फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ 1667 में। इसमें एग्रीमेंट में ये बोला, डच और ब्रिटिश ने कॉम्प्रोमाइज़ किया एक दूसरे के साथ, कहा कि ठीक है भाई डच लोग, तुम लोग इंडोनेशिया पे फोकस करो। ठीक है, और ब्रिटिश ने इंडिया पे फोकस करेंगे। ठीक है, डच जो थे कुछ इंडियन गुड्स में उनकी मोनोपोली थी, जैसे ब्लैक पेपर, स्पाइसेस हो गए, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इंग्लिश आगे इंग्लिश का हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1599 में मर्चेंट एक कंपनी थी जो कि जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर ट्रेड, जो कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। वो फाउंड हुई कब, 1599 में। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के तहत एक्सक्लूसिव राइट्स दे दी इस कंपनी को। ठीक है, कि तुम लोग ईस्ट में व्यापार कर सकते थे, इसलिए इसका नाम ईस्ट इंडीज़ भी पड़ा था। ईस्ट इंडीज़ में व्यापार कर सकते थे। फिफ्टीन 1556 से 1605 जो था वो अकबर का टाइम पीरियड था। ठीक है, 1605 से लेके 1620 तक जहांगीर का था। ठीक है, कैप्टन विलियम हैकिन जो थे वो 1609 में जहांगीर की कोर्ट में आए परमिशन लेने के लिए कि हाँ ऐसी सी बात, हम ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया के साथ और हमें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन चाहिए आपकी। ठीक है, तो जहांगीर बोला उससे, हाँ भाई तू है कौन,
ठीक है, ना तेरा कुछ रुतबा है राजा महाराजा का, तुम अपने राजा के साथ बात कराओ, ठीक है। तो उसका जो एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था हॉकिंस के लिए, ठीक है। तो उसने परमिशन नहीं दी, लेकिन 1612 में फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की इन्होंने सूरत में, जहांगीर की परमिशन मिली थी इसको, ठीक है। 1615 में सर थॉमस रॉय ने जहांगीर की कोर्ट में गए, ठीक है, एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, ठीक है, राजदूत बन के गया सर थॉमस रॉय, ठीक है, पीएम थे आई थिंक, ठीक है, यूके के। तो जब वो वहाँ पे गए तब इन्होंने बोला कि हाँ अब ठीक है, अब हम बराबर से पाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने फिर जहांगीर ने इशू किया रॉयल फरमान इंग्लैंड को ऑफ ट्रेड के लिए और इस्टेब्लिश फैक्ट्री क्रॉस होते, ठीक है। 1619 में गुजरात में फिर इनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, आगरा में, अहमदाबाद में, ब्रोच में। साउथ में जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम हुई थी, बनाई थी इन्होंने। 1693 में फ्रांसिस डे ने लैंड को बाय किया राजा ऑफ चंद्रगिरी से, और वहाँ पे फोर्ट बनाया सेंट जॉर्ज, जिसको कि अभी मद्रास के नाम से सिटी ऑफ मद्रास बोला जाता है, ठीक है, एज ए डेवलप्ड हुआ। कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने परचेज किया बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकंड से, ठीक है। बॉम्बे की ये कहानी है कि बॉम्बे जो था वो पुर्तगीज़ के अंडर था, लेकिन एक ट्रीटी हुई थी पुर्तगीज़ और मैट्रिमोनियल अलायंस के, ट्रीटी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत, मैट्रिमोनियल मतलब विवाह, शादी, एज ए डॉरी दिया गया था इंग्लैंड के किंग को बॉम्बे एज ए डॉरी, ठीक है। तो क्योंकि जो पुर्तगीज़ की जो डॉटर थी, पुर्तगीज़ राजा की जो भी था, जिसको उसकी डॉटर का शादी हो गई थी उसके यूके के किंग के साथ कुछ, ठीक है, किंग चार्ल्स के साथ, या प्रिंस चार्ल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ने परचेज कर लिया था बॉम्बे को चार्ल्स सेकंड से, ठीक है। बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना लिया था वेस्टर्न कोस्ट का। 1619 में जॉब चार्नोक ने एस्टेब्लिश किया इंग्लिश ट्रेडिंग वर्कशॉप इन सुरनती, एंड ही गॉट जिम्मेदारी राइट्स। तो तब इसको जिम्मेदारी राइट्स मिले थे गोविंदपुर के, कालीकट के, सुतनीति के, जो कि बाद में तीनों ये विलेज जो थे वो कालीकट कहलाए, ठीक है। इसको जमींदारी राइट्स किसने दिए थे? औरंगजेब ने।